अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। मुल्क में हालिया बारिशों और सैलाब के बाद होने वाले माली और जानी नुकसान के बाद इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की माली मदद की जा रही है और जो सहूलियात उनको फराहम की जा रही हैं, उस पर कई सवालात भी उठ रहे हैं। लेकिन इस वक्त देखें तो वज़ीर आज़म मुख्तलिफ़ इलाकों का उन्होंने दौरा भी किया है, वज़ीर ख़ारजा भी मुख्तलिफ़ इलाकों में गए हैं। बैरूनी मुल्क से आने वाले जो इंटरनेशनल कम्यूनिटी के नुमाइंदे हैं, एम्बेसडर्स जो हैं, उन्होंने भी सिंध समेत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबों का दौरा भी किया है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शादिया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शादिया साहिबा। इस वक्त आपका अपना इलाका जो है वो बुरी तरह हिट हुआ है। अभी सवालात भी जैसे मैंने कहा कि उठ रहे हैं, तो सैलाब मुतासरीन में आप क्या प्लान है फंडिंग के हवाले से और उनकी माली मुआवनत के हवाले से? बहुत शुक्रिया नादिर। जैसा कि आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो तबाही आई है वो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं देखी गई, और जिस किस्म की बारिश हुई है उसके नतीजे में जो सैलाब की सूरत हाल बर्पा हुई है, उससे पाकिस्तान का कोई हिस्सा बचा नहीं है। बलूचिस्तान देख लें, अब सिंध देख लें, खैबर पख्तूनख्वा है, और पंजाब के अंदर जो वसेब का इलाका है वो सारा देख लें, तो तबाही तो हर इलाके में आई है। गिलगित बल्तिस्तान की रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसी तरह थोड़ा बहुत असर जो है वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर पे हुआ है। लेकिन तो पाकिस्तान का अगर ये कह दें कि कोई ऐसा इलाका इस तबाही से नहीं बचा, तो ये गलत नहीं होगा कहना। अब इसकी सिवियरिटी जो है या इसका जो स्केल और मैग्नीट्यूड है वो कहीं इलाकों में बहुत ज़्यादा है, जिस तरीक़े से बलूचिस्तान और सिंध की बात है। बलूचिस्तान क्योंकि रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है, आबादी के तनासब से देखा जाए तो कम है वहाँ, और इसीलिए वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल तबाह हो चुका है, पानी के नीचे आ गया है। वहाँ के डैम्स, वहाँ के रोड्स, वहाँ की तबाही जो है उसका अब मेरा ख्याल है कि अभी तक पूरा असेसमेंट भी नहीं हुआ, और ना हो सकेगा जब तक कि पानी खड़ा है। तो एक तो ये है। फिर सिंध पे आ जाएं तो आबादी के हिसाब से सिंध जो है वो बड़ा सूबा है, और इसके अंदर 23 अजला जो हैं वो इस वक्त इस अज़ाब, तो अल्लाह ताला, मैं नहीं कहूँगी आजमाइश है अल्लाह की, लेकिन इस आजमाइश से जो है वो निपट रहे हैं। हाँ, बहुत बुरी तरह हिट हुए हैं, और इस तबाही का उन्हें सामना है। ये 23 अजला की बात है। 23 अजला के अंदर आपने देखा कि जो अभी परसों की बात है कि जोही का इलाका हो या ये मेहड़ हो, खैर केहनशाह हो, केहनशाह और मेहड़ जो है वो पानी के ज़ेर आब आ चुके हैं। इसी तरीके से लाड़काना की तबाही आपके सामने है, कंबर शदात कोट है, सांगड़ है, और आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो परसों तक तो मैं सांगड़ में सूरत हाल देख रही थी, और फिर बदीन भी बहुत बुरी तरह हिट हुआ है। ये जो पूरी सिचुएशन है ये इवॉल्व हो रही है, ना एरियाज़ पूरी तरीके से असेस हो सकें, ना लोग गिने जा सके हैं जितने डिस्प्लेस हुए हैं पूरे तरीके से। मेरा ख्याल है हर जगह ये सूरत हाल होगी, बिलखसूस पंजाब के जो वसेब का इलाका है, बलूचिस्तान और सिंध का जो इलाका है। मेरे पख्तूनख्वा की खबरें आई हैं कि वो जो रिवर बेड्स के साथ इलाके हैं वो तो बिल्कुल ही ज़ाहिर है वो एक वहाँ पे पानी से जो फ्लैश फ्लड उससे तबाह हुए, लेकिन यहाँ पे पानी खड़ा है। सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर पानी खड़ा है, लोग पानी के अंदर हैं, लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, टेंट्स पूरे हमारे पास नहीं है। 86,000 टेंट्स जो थे वो एक सूबाई हुकूमत सिंध की कह रही है हमारे पास थे, हमने दिए हैं लोगों में, वो एग्जॉस्ट हो गया है नंबर। तो आप सोचें कि जब 86,000 टेंट्स जा चुके हैं तो तबाही कितनी बड़ी है। मतलब यहाँ हज़ारों में नहीं है लोग, यहाँ लाखों और करोड़ों में लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, और इसके लिए एक मुल्क तैयार नहीं होता है कभी भी इतनी बड़ी कलामिटी के लिए। ये और बात है कि अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम की तब्दीली के नतीजे में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होंगी, तबाहकुन हालात होंगे, कभी पानी बहुत होगा, कभी पानी बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों सूरत हाल हम फेस करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन जितनी बारिशें और उसके नतीजे में जो सैलाबी रेला आया है,
ये किसी के भी तसव्वुर या ख्याल में नहीं था। आपको क्या लगता है कि जितना नुकसान हुआ है उन तमाम लोगों को दोबारा बहाल करने में कितना टाइम लगेगा आपको, खास तौर पर अपने नादिर देखिए, पहले तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा ना कि पूरी असेसमेंट भी नहीं हो सकती क्योंकि पानी खड़ा है, तो असेसमेंट स्टेजेस में होगी। और इनिशियल असेसमेंट ये है कि जी लोग अपने कितने लोग अपने घरों से निकल चुके हैं, अपने इलाकों से निकल चुके, डिस्प्लेस हो चुके हैं। क्योंकि बलूचिस्तान के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो 25 साल पीछे चले गए हैं जो तबाही हुई है, और शुरू हुई थी असेसमेंट 25 अजला से। आज जब हम बात कर रहे हैं तो 29 अजला हैं जो अफेक्ट हुए हैं, और अब ये नंबर भी बढ़ेगा। अब देखिए ना, जब लोग माइग्रेट करेंगे, डिस्प्लेस होंगे, तो वो किसी और इलाके में जाएंगे, फिर वो जिस ज़िले में जाएंगे उस ज़िले को भी मदद चाहिए होगी ना, वहाँ मदद पहुँचानी होगी, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं पड़ेगा इस पॉपुलेशन के लिए। जी आप तो अभी जो सवालात उठ रहे हैं कि जो मुतासरीन बैठे हुए हैं, अभी आपने ऐलान किया था कि बिस्प के ज़रिए उनको 25-25 हज़ार दिए जा रहे हैं, तो आप समझती हैं कि उन मुतासरीन तक ये रकम पहुंच रही है? देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ऐलान किया शुरू में ही, जब ये हमें सूरत हाल फेस हमने की तो शुरू में उन्होंने ऐलान कर दिया कि हुकूमत पाकिस्तान 25-25 हज़ार फ़ी मुतासरा फैमिली को देगी, और ये बहुत ही अहम ऐलान था उनका, जिसको उन्होंने लॉन्च किया बाकायदा 19 अगस्त को, 19 अगस्त को, और बलूचिस्तान से हमने इसको शुरू किया, इसका आगाज़ किया। बलूचिस्तान के उस वक्त 25 अजला थे मुतासिर, और फिर 27 पे गए और अब 29 पे। फिर 26 अगस्त को ये चीज़ हमने सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के इलाकों में शुरू की। अब सिंध की क्योंकि पहले हमें आई थी 9 अजला की नोटिफिकेशन, और उसके बाद हमें आई 23 अजला अब हो गए हैं टोटल, क्योंकि जो असेसमेंट हुआ, क्योंकि आपको पता है ना, एक बारिश पहले पड़ी थी, ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा फेज़ आया बारिश का, जो 3-4 दिन मुतवातिर बारिश हुई है, उसने जो काम ख़राब किया है ना, तो वो नंबर 23 पे चला गया है। तो इसी तरह साउथ पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा है। तो अब प्राइम मिनिस्टर साहब के ऐलान के बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने अपना काम फ़ौरन शुरू किया। अब देखिए, जब काम शुरू करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं ना। हमें जब पैसा आएगा, फिर हम अपना जो डेटा है, जो हमारे पास 34 मिलियन हाउस होल्ड्स का डेटा है, जो कि फैमिलीज़ बनती हैं जाके 38 मिलियन फैमिलीज़ का डेटा हमारे पास होता है। तो अब ये डेटा हमने इस्तेमाल करना था और अफेक्टेड लोगों तक भी पहुंचना था। अब उसका तरीका क्या है? तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये थी कि हमें अफेक्टेड एरियाज़ बताए जाएं। अब वो जिम्मेदारी डाली गई एनडीएमए के ऊपर कि एनडीएमए जो ज़िले की इंतज़ामिया, सूबे की इंतज़ामिया को लिख के नोटिफाई करेगी कैलेमिटी हिट एरिया, वो इन्फॉर्मेशन सूबा एनडीएमए को देगा, एनडीएमए वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को, क्योंकि हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि वो जो उनकी अनाउंसमेंट है, जो उन्होंने पैसा दिया है, वो डिस्ट्रीब्यूट आपने करना है अपने डेटाबेस को सामने रखकर। फिर हमने ज़ाहिर बात है डिस्पर्समेंट करनी है, तो हमें बैंक से रुजू करना है। अब बैंक्स हमने, हमारे पास 2 थे, एक HBL कनेक्ट और दूसरा अल्फ़ा बाय अल-फलाह। अल्फ़ा बाय अल-फलाह खैबर पख्तूनख्वा में है और जो दीगर इलाके हैं उसके अंदर HBL कनेक्ट है। अब बैंक्स के साथ आपने, जब आपको पैसा मिलेगा आप बैंक्स को देंगे, फिर एक चीज़ें होती है ना, जनरेट होती हैं चीज़ें, तो उसमें उमूमन नादिर उमूमन कहीं नहीं गया 1 हफ़्ता, लेकिन हमने ये 1 हफ़्ता नहीं लगाया। इसमें तो फिर आपको भी फंड्स चाहिए ना? 1 हफ़्ता नहीं लगाया, बिल्कुल हमने 1 हफ़्ता नहीं लगाया। हमने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इन 14 बरसों में अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ा है। रिलीफ जिस रफ्तार पे हमने पहुंचाई है प्राइम मिनिस्टर साहब के ऐलान के ऐन मुताबिक। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप ये पैसे तो उनको मिलेंगे जो बिस्प में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन आपका जैसे अपना इलाके की बात कर लें, लाड़काना की बात कर लें, वहाँ तो कई ऐसे लोग हैं जिनके घर तबाह हुए हैं लेकिन वो बिस्प में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनकी इमदाद कैसे होगी? देखिए, ये उनको तो मिलेंगे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स हैं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये उसके अलावा अफेक्टेड, क्योंकि अफेक्टेड तो वो लोग भी हैं जो इन इलाकों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज़ या रेसिपिएंट्स हैं, लेकिन ऐसे भी हैं अफेक्टेड जो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं। तो उनका जो स्कोर होता है हमारे पास
ایک باقاعدہ ڈیٹا بیس میں موجود ہوتا ہے, ان کا پاورٹی سکور ہوتا ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے نا, اور اس سکور کے ذریعے جو جسے ہم پی ایم ٹی سکور کہتے ہیں, ہم نے ان کو اٹھا لینا ہے ڈیٹا کے مدد سے. لیکن اس کے لیے ہم نے 2-3 کام کیے. ایک کام تو ہم نے یہ کیا کہ اعلان کیا کہ جی ہم یہ کیمپ سائٹس لگا رہے ہیں اور لوگ کیمپ سائٹس پہ آئیں اور اپنا آ کے جو پیسہ ہے وہ بائیو میٹرک کے ذریعے وصول کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ جیسے آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا ویلڈ سوال ہے, وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ 25,000 ملے کیونکہ وزیر اعظم نے ان کے لیے اعلان کیا ہے. تو اگر وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ نہیں ہے تو بھی انہیں یہ پیسے ملنے چاہیے بیکاز وہ افیکٹڈ ہے. تو سائملٹینیسلی ہم نے یہ کہا کہ جی 8171, ٹھیک ہے, 8171 کے اوپر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ رجسٹرڈ نہیں ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر, آپ کو یہ علم ہے اور آپ اس میں شامل بھی ہونا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ مدد ملے گی, اور آپ افیکٹڈ بھی ہیں, تو دونوں صورتوں میں آپ مستحق ہوں گے. تو آپ 8171 کے اوپر ہمیں اپنا جو ہے شناختی کارڈ نمبر بھیج دیجئے. اب اس میں یہ تھا کہ ظاہری بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جن کو جو کہتے ہیں ہمیں نکال دیا گیا تھا پروگرام سے کچھ فلٹرز لگا کے, لیکن ان کو بھی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے علاوہ گورنمنٹ سرونٹس کے. گورنمنٹ سرونٹس کو نہیں, لیکن جو دیگر لوگ ہیں جس نے ایک شناختی کارڈ بنا لیا ارجنٹ فیس کے اوپر, جس نے ارجنٹ فیس کے اوپر پاسپورٹ بنا لیا, ایسے لوگوں کو ہم نے پیٹرول سبسڈی میں بھی ویو کر دیا تھا, اور ہم نے اس جو ہے ریلیف اماؤنٹ میں بھی ہم نے ان کو ویو کر دیا ہے. چلیں یہاں بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ 8171 کے اوپر وہ لوگ جو متاثر ہیں اور جن کو ابھی تک نہیں ملی ہے مدد, تو ہم نے ان کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ آپ ہمیں رجوع کریں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس پورے میکنزم کے اندر آپ کو شامل کر کے اور یہ ریلیف پرووائڈ کریں جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا اس کے مطابق. دوسرے وہ لوگ ہیں جو افیکٹڈ بھی ہیں اور وہ کوالیفائی بھی کرتے ہیں ان دا سینس کہ وہ پہلے کہتے ہیں ہمیں ملا کرتے تھے اور ہمیں نہیں ملتے, ہم تو آج بھی غریب ہیں, ہمارے پاس آج بھی کچھ نہیں ہے, اور ہمارے حالات جو ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد کے منتظر ہیں, یہ ہم اس طرح. تو ان کو بھی ہم موقع دے رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایکچولی اپنی ڈائنامک رجسٹری شروع کرنی تھی اور وہ ہم نے اگست کے منتھ میں کرنی تھی تاکہ ہم نئے لوگ بینیفیشریز بنائیں جو کہ مستحق ہیں, جو اس ساری پاورٹی کے عرصے کے اندر ساری معیشت جو ہماری جس طرح چل رہی ہے, پچھلے 4 برس بھی جو مشکل حالات گزرے اس میں بھی لوگ کافی جو ہے وہ انفارچونیٹلی کہنا چاہیے کہ وہ اب غربت کی لکیر پر آ گئے ہیں اور نیچے آ گئے. اور جو ماضی میں پی ٹی آئی نے 8 لاکھ لوگ نکالے تھے, وہ لوگ نکالے ہیں جو کہ واقعتاً اس میں سے کئی لوگ غریب ہیں, کئی لوگ مستحق ہیں. ریویو کر رہے ہیں آپ؟ تو اس پہ تو ہم نے بورڈ سے فیصلہ لے لیا ہے اپنے, اور اب ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں. ہمارے بورڈ سے ہمیں یہ فیصلہ مل گیا ہے کہ ہم ان فلٹرز کو دیکھیں اور غیر ضروری چیزوں کو ہم ہٹا کے اور مستحق لوگوں کو شامل کریں. تو یہ ہماری ایک الگ ایکسرسائز ہے. فلڈ آ گیا تھی تو ہم یہ کام کر رہے تھے. اچھا, اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ ڈائنامک رجسٹری بھی ایک طرح سے ہم اب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 8171 پر آئیں, تو ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ لوگ مستحق ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے بھی مستحق ہیں, اور کیونکہ افیکٹڈ ہیں واقعتاً ان سیلاب کی وجہ سے, تو ان کو بھی یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ ہم سے رجوع کریں. تو اب تک اگر میں آپ کو بتاؤں تو 8171 کے اوپر ہمیں 4.01 ملین ہمیں CNICs موصول ہو چکے ہیں. یہ میں آپ کو ایک نمبر بتا رہی ہوں. اب ان کو ہم چیک کر رہے ہیں. اس میں سے کہیں وہ لوگ بھی ہیں جو ویسے ہی پروگرام میں ہیں, تو انہوں نے اس جلد بازی میں کہ شاید ہم رہ نہ جائیں اس مدد سے, تو انہوں نے بھی میسج کر دیا ہے. تو 1.2 ملین تو ان کا نمبر ہے, ٹھیک ہے. پھر دیگر لوگ ہیں اس میں جو ہمارے سکور کے مطابق ہم اب کیٹیگرائز کر رہے ہیں. اچھا, اب آ جاتے ہیں, آپ کا ایک سوال تھا کہ ماؤں کے متعلق. بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے. ایک باقاعدہ UN کی ایک سٹڈی بھی آئی ہے کہ کئی ہزار عورتیں جو ہیں وہ حاملہ ہیں, اور اس سیلاب کی سچویشن میں ان کے اوپر بہت زیادہ تکلیف ہے, کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے, ایک عام عورت
जिस प्रेग्नेंट ना हो उसके लिए अपना घर छोड़ना इतना मुश्किल होता है, इतना पानी खड़ा है, यहाँ तक भी पानी कई इलाकों में खड़ा है, तो वहाँ से निकल के जाना बहुत मुश्किल होता है। और फिर अपनी ग़ज़ा का ख्याल रखना, और खाने की आप देख रहे हैं शदीद इस वक्त किल्लत महसूस हो रही है। कई इलाकों में तो जलाने के लिए लकड़ी नहीं है कि वो लकड़ी जला के कुछ पका सके, तो वहाँ कुक्ड खाने की ज़रूरत है, टेंट्स की ज़रूरत है, ड्राई राशन की ज़रूरत है, मच्छरदानियों की ज़रूरत है। इस तमाम सूरत हाल में एक वो माँ है जिसके पेट में एक जान है, तो ये एक बहुत संगीन सिचुएशन है। और इस संगीन सिचुएशन को देखते हुए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो पहले ही बेनज़ीर नशोनुमा का एक प्रोग्राम चलाता है, जिसमें हम प्रेग्नेंट औरतों को दूध जो पिलाती हैं बच्चों को, वो औरतें और छोटे बच्चों को हम ग़िज़ा का जो है ना सैशेज़ देते हैं, जिसमें भरपूर ग़िज़ा होती है, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं। तो हमने अब 1 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस कर दिया है, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनकी ग़िज़ा के लिए, कि हम सिर्फ ग़िज़ा के लिए, सिर्फ उनके लिए ये जो न्यूट्रिशन की ग़िज़ा है, ये सैशेज़ होते हैं ना, तो हम 1 अरब रुपये अब खर्च करेंगे। हम ये मज़ीद जो है इनके खानों की पैकेजिंग कराएंगे, इसको प्रोक्योर करेंगे, और हम ये पहुंचाएंगे प्रेग्नेंट औरतों को इन इलाकों में। और ये इसमें हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तो लोग कवर करेंगे, लेकिन हम उसके अलावा प्रेग्नेंट औरतों को कवर करेंगे। तो इसमें अब कोई ये नहीं रहेगा कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की माँ है या वो उसके आउटसाइड द प्रोग्राम। लेकिन इस वक्त अभी डेटा हर माँ को कवर करेंगे। डेटा हमारे लिए एक एक्सरसाइज है, अब हम वो डेटा कलेक्ट करेंगे। देखिए सिंध के अंदर जैसे PPHI है, PPHI के ताउन से, बिकॉज वो वैसे भी प्रेग्नेंट माँओं के साथ और बच्चों के लिए काम करते हैं ना, तो हम मदर एंड चाइल्ड उनका प्रोग्राम है, तो उनके पास जो डेटा होगा, इसी तरह दूसरे सूबों में जो डेटा होंगे, जो एजेंसीज काम कर रही हैं सूबाई सतह पर, हम उनसे रुजू करके ये डेटा लेंगे। लेकिन फिल वक्त जो अर्जेंट हमने नीड समझी कि हम क्या कर सकते हैं अपने तौर पे, तो हमने अपने ही बजट जो हमारे पास है, हमने अपनी ही एलोकेशन से 1 अरब रुपया उठा के प्रेग्नेंट औरतों के की जो है वो ग़ज़ा के लिए रख दिया है। जी। अभी हमने देखा कि बिलावल साहब ने जब सिंध का दौरा, इसमें मैं आपको ऐड कर दूं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ हमारी पहले ही क्योंकि कोलैबोरेशन है, वो हमें टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए फिर वो हम उन्हें देते भी हैं, चार्ज भी वो हमें करते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ है, उनके पास नॉलेज है, वो फील्ड में रहे हैं, कई ममालिक में काम करते रहे, तो हम उनके साथ पार्टनर करते हैं फॉर टेक्निकल असिस्टेंस। तो हमने उनसे भी रुजू किया और वो इंटरेस्टेड हैं कि वो हमें हेल्प करेंगे इसके अंदर। तो अभी हमने देखा कि जब ये सैलाब आया तो वज़ीर आला साहब ने, बिलावल साहब ने मुख्तलिफ़ इलाकों के दौरे भी किए, सिंध काबीना ने भी दौरे किए, तो वहाँ पर बहुत से मुतासरीन ने एहतजाज भी किया है बिलावल साहब के सामने, CM साहब के सामने। तो ये शिकायत क्यों आ रही हैं कि उन तक वो इमदाद जो है वो नहीं पहुँच रही? देखिए बात ये नादिर, पहली तो बारिश हुई, तो वो बारिश जो थी उससे कुछ तखमीना लगाया गया नुकसान का, ठीक है। उसके बाद एक और फेज़ आया, दिस वाज अराउंड आई थिंक मिड ऑफ अगस्त। वो जो दूसरा फेज़ आया, मेरा ख्याल है 3 या 4 दिन की बारिश ने तबाही मचा दी, और उसके बाद वो जो पहले ही इलाके फ्लडेड थे पहली बारिश से, वो पानी भी बढ़ गया और बहुत ज़्यादा जो है ना वो एस्टिमेट्स आउट हो गए, एक्सेस खत्म हो गए, बिल्कुल हर चीज़ के, मतलब यू रीच्ड अ लिमिट। मतलब कहीं मैं पढ़ रही थी कि 33 मिलियन जो है ना, वो तो किसी एक मुल्क की आबादी है, और हमारे पास 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस्ड। हम इमेजिन करें मुतासर हुए। सो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम मदद करने को जाते हैं तो यकीनन हमारे पास एक तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने होने चाहिए, और फिर जो चीज़ें दरकार है उनकी प्रोक्योरमेंट भी तो एक प्रोसेस है ना। मतलब मैं ये कहूँ कि जी मुझे चाहिए 50,000 टेंट, लेकिन 50,000 टेंट नादिर, हमारे पास क्या मैन पावर है, हमारे पास कौन सा इदारा है जो बना रहा है, हमारे पास कौन सी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ बन रहा है, हमारी अपनी कैपेसिटी कितनी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रुजू किया कि वो एक अपील की है दुनिया से, UN एजेंसीज़ की फ्लैश अपील आपने देखा, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी हैं जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनकी फ्लैश अपील हुई है, तो 1.3 बिलियन ट्रिलियन 1.3 ट्रिलियन जो है वो इकट्ठा हो गया है। तो ये फ्लैश अपील, उसके बाद ममालिक ने हमें जो मदद की है, तुर्की ने हमें कितनी मदद की है, टर्की,
अब तुर्की हम कहते हैं, उसका एक नया नाम जो प्रोनंसिएशन है। तो तुर्की की तरफ से हमें कराची में सामान उतरा है और 7 मेरा ख्याल है उनकी कंसाइनमेंट्स आई हैं, और इसी तरह यूएई हमारे साथ मदद कर रहा है। अब चाइना की तरफ हम देख रहे हैं, क्योंकि टेंट्स जो है ना, देखिए उनकी कैपेसिटी है, उन्होंने बड़े बड़े डिज़ास्टर्स और उनका एक रहा है, फिर कोविड में भी उनका बड़ा काम रहा है। तो चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, उसकी तरफ हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ पैसे की मदद भी चाहिए, हमें सामान की मदद भी चाहिए। टेंट्स हमारी अशद ज़रूरत है। आज अगर सूबाई हुकूमत कह रही है कि 86,000 टेंट्स हमारे एग्जॉस्ट हो गए विद इन नो टाइम, तो ये एक हकीकत है, उनके पास रियलिटी है, उनके पास फिगर्स हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध में जो मंजूर वसान साहब की अगर हम वीडियो दिखाएं, वो आप वीडियो देख लें, फिर आप जो दीगर आगा सराय दुरानी साहब की आप अगर वो वीडियो देख लें, तो आप समझती हैं कि ये मुनासिब है? ये सवाल आपसे इसलिए भी है कि आप पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। इस पर बड़ी तनकीद हुई है, सोशल मीडिया पर देख लें कि वो जिस तरह मंजूर वसान साहब बात कर रहे हैं इटली से, उसको कंपेयर कर रहे हैं। आगा सराय दुरानी साहब ने कहा कि ये आपकी गलतियों का नतीजा है और आपको सुधरना चाहिए। तो आप समझती हैं कि ये रवैया बेहतर है? देखिए, बात ये है कि एक तो दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, और जैसे आपने कहा कि मेरी पार्टी में है, तो यकीनन वो अपनी वजाहत तो ख़ुद देंगे, लेकिन एक पार्टी कारकुन की हैसियत से और पार्टी की एक ओहदेदार की हैसियत से और एक इलेक्टेड नुमाइंदे की हैसियत से मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन को देखती हूँ, मैं उनका कॉन्डक्ट देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो तो ज़मीन पे बैठकर ख़वातीन से बात कर रहे हैं। वो तो अगर कोई खड़ा नहीं हो पाता, व्हील चेयर में होता है, तो वो झुक जाते हैं, वो बैठ जाते हैं उनके साथ। मैंने तो ऐसे ऐसे मनाजिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जितने फ्लड्स, 2020 का फ्लड देख लें, 2010-11 में सारी फ्लड की कैंपेन में जरदारी साहब खुद, मैं तो अपनी लीडरशिप को देखती हूँ। हमने तो आपको भी देखा है ज़मीन पर बैठते हुए, लेकिन फिर मैं एक बात कह रही हूँ ना कि देखिए, एज कारकुन किसे देखेगा? अपने लीडर को। मेरा लीडर है चेयरमैन बिलावल, मेरे लिए काबिल एहतराम लीडर हैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब। तो जब जरदारी साहब खुद पानी के अंदर घुटनों चले, खुद हर फ्लड एरिया बतौर सदर पाकिस्तान उन्होंने टूर किया। मेरे भी गांव आए थे 2011 में, जरदारी साहब मेरे भी गांव आए थे, मेरे भी होम टाउन में आए थे, तब वहाँ भी फ्लड था। 2011 का फ्लड मेरे पास बहुत ज़्यादा था, तो वो वहाँ आए थे। उनकी मैं तो आज भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि उनके एक तक़वियत मिलती है जब आप इस तरह कारकुनों के बीच में होते हैं। तो मैं अपनी लीडरशिप के ये तमाम जेस्चर्स देखती हूँ, और मेरी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाखों करोड़ों कारकुनान यही चीज़ें देखते हैं। तो हम, आप मेरी बात कर रहे हैं, आपने देखा है मुझे भी, तो मैं वही कह रही हूँ ना कि देखिए, अगर किसी का ज़ाती एक्ट है तो उसको जवाबदेह होना है। ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। पार्टी की पॉलिसी क्या है आज भी, कि तमाम जो पार्टी के हमारे ओहदेदारान हैं, किसी ऑफिशियल पोजीशन पे हैं, चाहे वो MNA हैं, MPA हैं, मिनिस्टर्स हैं, तमाम को हिदायत है कि वो अपने इलाकों में हों और अपने इलाकों में लोगों के साथ नज़र आएं। तो पार्टी तो अवामी पार्टी है, पार्टी की आइडियोलॉजी अवाम से जुड़ी हुई है। तो लिहाजा हमारे लिए जो एग्जाम्पल्स हैं या जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, वो शहीद बीबी है, अब बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब, इन्होंने हमें दिखाया है बाय डूइंग थिंग्स। तो इसीलिए मैं ये जो वीडियोस आती हैं, हमारे वर्कर्स जो है ना, हमारे वर्कर खुद इतने बड़े जाले हैं, वो तो खुद चीज़ों को कंडेम करते हैं, कोई करे या ना करते हैं, बिल्कुल कोई करे या ना करे। हाँ, तो इसीलिए भी तनकीद हो रही ना कि मतलब आप बैठ के मिनरल वाटर से आप शूज साफ करें, तो ये सवालात भी उठ रहे हैं। तो ये हमारे कारकुनान खुद सवाल पूछते हैं, ये एहतसाब हमारे कारकुन करता है। अभी अगर हम सियासी बात कर लें तहरीक इंसाफ की, तो जो इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बने हैं वो पेश भी हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है, गद्दारी के मुकदमात हों, दहशतगर्दी के मुकदमात हों। आप समझती हैं कि इस तरह के मुकदमात खान साहब के ख़िलाफ़ बनने चाहिए? देखिए, अगर आप उसूली बात पूछते हैं मुझसे, तो हम तो कहते हैं कि किसी के ऊपर कोई झूठी बात सिर्फ इसलिए कि वो आपका अपोनेंट है, उसके ऊपर कोई ऐसा
संगीन झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। ये तो एक बड़ा क्लियर प्रिंसिपल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। हमने भुगता है ना जी, हमने तो मतलब वो सेक्शन 295 और पता नहीं कौन कौन से टेररिस्ट और गद्दारी और शहीद मोहतरमा ने अगर पड़ोसी मुल्क से बात कर ली तो उनको एजेंट करार दे दिया, और क्या कुछ नहीं भुगता है हमने। तो इसलिए हम अपने तजुर्बे, अपनी आइडियोलॉजी की बिना पर कहते हैं कि ये तरीका अपोनेंट से डील करने का नहीं है। लेकिन अलबत्ता अगर कोई मुल्क को ललकारे, मुल्क की यूनिटी को ख़राब करे, मुल्क में जो अहम इदारे आइन के मुताबिक जो कि जिनका काम और जो रोल दर्ज है, जो आइनी इदारे हैं, अगर उनको चैलेंज करे, कभी उनको घसीटे सियासत में, और जब वो सियासत से दूर हों, आइन के मुताबिक काम करें, तो उनको खुलेआम धमकियां दी जाए, उनको उकसाया जाए कि आप जो है वो आए सियासत में। तो देखिए कहीं कहीं यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, यू विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन। इमरान खान की सिर्फ मैं उसके लिए ये कहूँगी कि देखिए उस शख्स के पास आइडियोलॉजी क्या है। वो अंपायर की उंगली से आया था, वो खुद कहता है, वो खुद कहता है। और उसी शख्स ने बार बार हमारे जो दिफाई इदारे हैं उनको ना सिर्फ उकसा रहा है वो आज, लेकिन उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको तस्लीम किया है, उसने तो खुद कहा है, और उसने फिर उनकी तारीफ़ें भी की हैं। जब वो खुद उनके साथ अच्छी तरह काम कर रहा था तो वो कहता था कि इस आर्मी चीफ से अच्छा तो कोई आर्मी चीफ दुनिया में नहीं है, ही इज़ द बेस्ट। तो क्या हो गया, इलेक्शन कमिश्नर उनका अपना जो जिस पे उससे एतमाद था। आइन का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन के दरमियान, पर आपने खुद उस फैसले में अपना हिस्सा डाला था ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका हिस्सा उस फैसले में नहीं था। तो अब वो मैं तो बच्चे भी मैं समझती हूँ अक्लमंद होते हैं और बात करते हैं। आजकल हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। वफाकी हुकूमत ने कहा है कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वज़ारत दाखिला ने भी लिखा है, आप काबीना के रुकन हैं, क्या खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? मुझे तो नहीं पता उनको क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अभी तो जो हालिया इन्फॉर्मेशन है ऑडियो लीक्स की वो ये है कि इमरान खान ने शौकत तरीन को कहा कि पंजाब और KP के फाइनेंस मिनिस्टर्स को फ़ोन करके बोलो कि IMF को ख़त लिखें और वो ख़त तुम लीक करवाओ, वो ख़त लीक करवाओ ताकि ये जो अरेंजमेंट है IMF का इसमें पाकिस्तान जो है वो फेल नज़र आए। तो मैं तो आपके तवज्जुह से यही कहूँगी कि ये वही एग्रीमेंट है जो इमरान खान ने खुद अग्री करके साइन किया था। उसमें जो शराइत थी वो इमरान खान के जो अरस्तु इधर उधर बैठे होते हैं उन्होंने सारे पढ़े थे, और उसके बाद जब वो शर्तें कबूल हो गई और वो संभाल नहीं सके काम को पाकिस्तान में, तो 4 माह के लिए इसी प्रोग्राम को उन्होंने खुद सस्पेंड किया और पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो है वो क्रेडिबिलिटी को उन्होंने नुकसान पहुँचाया। इस हुकूमत ने आकर, जबकि ये हमारा नहीं था काम, ये हमारा काम नहीं था, चूँकि इमरान खान के उन गलत फैसलों की वजह से इस मुल्क का दिवालिया निकल जाता खुदा न खास्ता, और श्रीलंका हमारे सामने मिसाल था, हम बिल्कुल उस तरफ जा रहे थे। फिर हमने आके इस मौजूदा यूनिटी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरीके से फैटिफ में काम रोल अदा किया, जिस तरीके से डिप्लोमेसी की है, आज अल्लाह का शुक्र है कि हम स्टेबल हो सके हैं। और IMF का भी जो एक हमारा हो गया था, क्योंकि देखिए ये चीज़ें रिलेटेड होती हैं। आप ये कहें कि इससे फैटिफ रिलेटेड नहीं है, इससे फैटिफ भी रिलेटेड है। इससे वो तमाम लोग जो हमारी तरफ देख रहे हैं एज अ सॉवरेन कंट्री, एज अ स्टेबल कंट्री, वो सब रिलेटेड होते हैं। सो इट्स अ गेज। वो गेज जब ख़राब होता है ना आपका परसेप्शन का, तो आप तो वैसे ही अंदरूनी तौर पे तो आपका हाल बुरा था, तो आपकी परसेप्शन भी वो तबाह हो रही थी। और इमरान खान ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी, हमें तबाही की तरफ ले जाने में इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रेफरेंस भेज रहे हैं आप उनके खिलाफ तोशा खाना और जो लीगल काम होगा वही होगा, कोई काम इलीगल नहीं होगा। इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं होगा। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके लिए कोई केस बनाए जाए और उसको जो है ना वो फंसाया जाए। उसके ऊपर वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तोशा खाना तो वो खुद कहता है, मेरा क्या कहते हैं, मेरा तोहफा मेरी मर्जी। और भाई तुम्हारा तोहफा नहीं है, वो स्टेट को मिला तोहफा होता है। आपको स्टेट को एतमाद में लेना होता है, उसका एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अब वो मतलब देखिए ना, मैं तो हैरान होती हूँ कि आप
ये अगर ये किस्से लोग सुनते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये शायद फेरी टेल्स हैं कि जी उन्होंने एक बंदा दुबई भेजा वो घड़ी बेचने के लिए, वो घड़ी जहाँ बिक रही थी उसने घड़ी के मालकान को फ़ोन कर दिया जिसने तोहफे में दी, उसके बाद इमरान खान के पोल खुल गए। अब देखो, एक तो ये ज़ाती तौर पे भी शर्म की बात है कि आप अपना तोहफा वहाँ बेचने के लिए भेज रहे हैं, और बेच भी कैसे रहे कि यहाँ से आपने वो उसकी फ़ीस कम करा दी, आपने सारे मतलब जैसे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने सड़क बनवा दी थी बनी गाला वाली। अच्छा, उसके लिए भी आपको पता है कि सीडीए से पता चल गया कि सड़क में कितने पैसे आए थे और सड़क में पैसे गए थे या नहीं गए थे, तो एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड वाइट। इमरान खान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके लिए हम सारी चीज़ों को सोचें, कोई जहन लगाएं कि जी इसको फंसाना है, नहीं। इसके ब्लंडर्स इतने हैं जिसका इसको खुद जवाब दे। तो आप मामला देख रहे हैं कि नाअहली की तरफ जा रहे हैं खान साहब? नाअहली की तरफ तो मेरा ख्याल है फॉरेन फंडिंग केस अगर ना होता तो इमरान खान इतनी दफ़ा स्टे ऑर्डर ना लेता फैसले के ऊपर। अगर नाअहली से इमरान खान इतना परेशान फॉरेन फंडिंग के हवाले से ना होता तो फिर इमरान खान अपने वकला को ये ना कहता कि सीक्रेट रखो सारी हियरिंग। तो ही इज़ बिन एट इट, ही नोज़ कि वो अकाउंट्स जो हैं वो ममनुआ अकाउंट्स हैं, ही नोज़ कि वो अब क्या कहूँ कि गैर कानूनी एक सारा अमल हुआ है क्योंकि कानून के खिलाफ था। एक आखिरी सवाल के जावेद लतीफ़ साहब ने जैसे कहा था कि सितंबर में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, आप इत्तेहादी जमात हैं, आप बताएं कि नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं? नून लीग ने एतमाद में लिया है? मेरा ख्याल है ये तो नून लीग को पता होगा और ये उनका ही फैसला होगा, हम तो नहीं बता सकते कि वो कब आ रहे हैं। हम यही कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब का ये मुल्क है और ये सरजमीन उनके लिए भी उतनी ही प्यारी है जितनी कि कोई और कहे कि उसके लिए है, और यहाँ उनका घर है। अगर अपने मुल्क आएंगे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर आएंगे तो फिर आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, तो फिर मुस्तकबिल में आप पर भी सवालात उठेंगे कि नवाज शरीफ साहब आए, आपने उनको सहूलियात फराहम की, तो आप समझती हैं आपको एतमाद में लेना चाहिए? जो भी अपने मुल्क से किसी न किसी मजबूरी की वजह से गया है, ठीक है ना जी, तो उसके लिए ये इस सरजमीन को तंग नहीं होना चाहिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 8-9 बरस की जिला वतनी काटी है। हम जानते हैं कि मुल्क से बाहर रहने का दर्द और तकलीफ़ क्या होती है, तो हम अपने उस तजुर्बे की रोशनी में कहते हैं कि घर अपना ही होता है, ये घर है हमारा, और हम इसीलिए कहते हैं कि इमरान खान को हमारे इस घर में इंतशार नहीं फैलाना चाहिए, तकसीम बंद कर देनी चाहिए, अबे और ओई की सियासत से गुरेज करना चाहिए। आज जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स, जिसको देखने के लिए दुनिया से लोग आ रहे हैं और हमारी मदद कर रहे हैं, और इमरान एक अलग बीन बजा रहा है और उसके लोग इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान की मदद ना करो, तो मैं इस पे सिर्फ अफसोस ही कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया शादिया मरी साहिबा। जी, शादिया मरी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अगले प्रोग्राम तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।